प्रॉब्लम्स थी उसमें से क्या सॉल्व हो गई और क्या अभी भी मार्केट के दिमाग में चल रही है। तो हमने बातचीत की जियोपॉलिटिकल टेंशन की क्या है, यूएस फेड को लेकर के क्या है, इंडियन मार्केट उसको कैसे रीड कर रहा है। एक और रिजल्ट सीजन हमारा चल रहा है, उसमें बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज के रिजल्ट्स आए। तो अभी चर्चा में एक पॉइंट ये आया जहाँ पे मनीष जी ने ऐड किया कि कमो बेस्ट मोटा मोटी हमारे रिजल्ट सीजन ठीक जा रहे हैं, और ये सही भी है। लेकिन एक सेक्टर है जहाँ पे थोड़े चिंता की बातें दिख रही हैं, जैसे कंज्यूमर सेक्टर है, उसमें आप देखिए तो वॉल्यूम ग्रोथ बड़ी दिक्कत में है। वो पेंट कंपनी को देखिए, एफएमसीजी कंपनी को देखिए, या गाड़ियों में जो 100 सीसी है उसके आसपास की गाड़ियों की बिक्री में भी देखिए, वहाँ पे जो पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम चल रही थी वो अभी भी रिवाइव हो नहीं रही है। वो एक प्रॉब्लम है। कमोडिटी प्राइसेस कोलैप्स हुए इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, मार्जिन इंप्रूव दिख रहे हैं, लेकिन ये एक चिंता की बात है। या फिर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि टाइटन ने एक दुकान खोली है जहाँ पे मिनिमम 10 लाख रुपए का कोई एक आइटम मिलेगा, 10 लाख एंड अबव। अब ये क्या है? ये इस तरीके के जो शोरूम्स खुल रहे हैं, या बड़ी महंगी 25, 30, 40 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, के शेप विद इन के एक और बन रहा है वहाँ पे, ये क्या दिखाता है? मनीष जी आप ही बताइए पहले, ये क्या एक कंसर्न है हमारे लिए? देखिए, एक बहुत सिंपल फ्रेमवर्क कंज्यूमर कंपनीज के लिए या जनरल कंजम्पशन ग्रोथ के लिए हिंदुस्तान में ये है कि वेज ग्रोथ क्या है। वेज ग्रोथ को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, रूरल वेज ग्रोथ और अर्बन वेज ग्रोथ। रूरल वेज ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट को डेटा इकट्ठा करता है। हमेशा उसको रियल वेज ग्रोथ के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि आप इन्फ्लेशन से ऊपर कितना कमा रहे हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि पिछले 5 सालों में और इवन लास्ट 1 साल के अंदर रूरल वेज ग्रोथ जो है वो काफी डिप्रेस्ड रही है और अभी नेगेटिव है पिछले साल 1.5 साल से। तो जो काफी सारी रिकवरी चारों तरफ दिखती है वो रूरल एरिया में नहीं है, क्योंकि वहां का जो दो मेन सोर्स इनकम के हैं, एक तो एमएसपी बढ़ने से फार्म प्रोड्यूस के प्राइस बढ़ना, या फिर वेज ग्रोथ होना। जब आप काफी लोगों को अपने फार्म पे अगर कुछ काम देते हो तो आप लैंडलेस लेबर को काम देते हो तो उनकी वेज ग्रोथ होती है। तो वो जब पैसा बनाते हैं नेट, वो जाकर के कोलगेट, पेप्सोडेंट खरीदते हैं, ब्रश खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं। तो एक रीजन ये है कि रूरल वेज ग्रोथ जो है वो काफी समय से डिप्रेस्ड है। वो आपका एक्सप्रेस कर रहा है टू व्हीलर सेल्स के अंदर कि वो काफी एनेमिक है। जो काफी सारी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल कंपनीज है उनका रिकवरी कभी आया ही नहीं, क्योंकि वहां पे वो बहुत बड़ा तबका है जो इन लोगों को इंक्रीमेंटली खरीदता है, इन प्रोडक्ट्स को खरीदता है। नाउ 2021 और 22 के अंदर दूसरा जो पार्ट है वेज ग्रोथ का है अर्बन वेज ग्रोथ, वो काफी अच्छा था। उसका रीजन ये था, ऑफकोर्स आईटी कंपनियां करीबन 30-40% जो वेजेस हैं वो आईटी कंपनियां देती हैं, वो काफी तेजी से बढ़ा था। लेकिन वहां पे अब बहुत बड़ा स्लो डाउन आ गया है। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब काफी सारी जो इंडियन टेक कंपनीज हैं वो एक्चुअली हायर ही नहीं किया उन्होंने इस साल लोगों को। जो टोटल वेज ग्रोथ भी है वो काफी कम है। तो क्योंकि एक फाइनेंस को छोड़ दें तो बाकी जो दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वेजेस का अर्बन वेज के लिए, वहां पे भी थोड़ा सा डिसमल डेटा है। तो दोनों को इकट्ठा करके देखें, जो वेज ग्रोथ है वही तो आपकी और मेरी जो कमाई है उसी को तो हम जाकर के एज ए कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। अगर वही अगर नहीं होगा तो फिर हम कंजम्पशन कैसे करेंगे? तो आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि फिर लेकिन फिर क्रेडिट क्यों बढ़ रहा है? इंडिया में क्रेडिट जो है वो मॉर्गेज का और फाइनली हाउसिंग का प्रॉक्सी है। तो आप क्रेडिट जनरली इंडिया के अंदर, हालांकि बहुत लोग पर्सनल लोन भी लेते हैं, लेकिन जो रिलेशन है वो हाउसिंग से है, तो वो ठीक कर रहा है। क्योंकि लेंडिंग स्टैंडर्ड्स लूज हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दबा करके अभी भी सस्ते भाव पर रिलेटिवली पैसा दे रहा है और लोग ले रहे हैं और घर खरीद रहे हैं। लेकिन वेज ग्रोथ जिसका प्रॉक्सी है वहां पे माहौल अच्छा नहीं है। तो अगर आप ऊपर से समझें तो मेरे ख्याल से ये रीजन है। और यही इलेक्शन से रिलेटेड भी एक छोटी सी बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा प्लस है, जो जिसकी वजह से हम लोग मार्केट वाले उनको बहुत पसंद करते हैं, कि उन्होंने अपना मैक्रो बहुत अच्छा मैनेज किया है, खास करके इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से मैनेज किया है। लेकिन उसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ये है कि एमएसपी राइज हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 सालों में 5% के एवरेज से ही हुआ है, जो बहुत कम हुआ है। रियल टर्म्स के अंदर रूरल वेज ग्रोथ बहुत डिप्रेस रहे हैं और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा टर्म ऑफ ट्रेड ट्रांसफर हुआ है जो वेजेस से प्रॉफिट में हुआ है। उसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी को शायद डेंट लग सकता है। एक मैक्रो जो पॉजिटिव ट्विस्ट दिया वो एक पॉपुलर लेवल के ऊपर उनको रिलेटिवली अनपॉपुलर बना सकता है, इकोनॉमिकली स्पीकिंग। करेक्ट। पंकज जी,
जब आप लोग स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो क्या ये वाला फैक्टर आप लोगों के जहन में आता है कि कंजम्पशन ड्रिवन जो कंपनीज हैं मासेस वाली, उनमें अभी वैसी ग्रोथ नहीं है? आप नाम कर ले सकते हैं कि HUL की क्या है, पिछले 2-3 साल से वो स्टॉक कहाँ चला है, या इवन ब्रिटानिया को देखिए आप, क्या वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं है उसमें, प्राइस राइज है, या गेहूं सस्ता हो गया तो आपके मार्जिन बन गए, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल नीरज जी, आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक दिस कैन इजीली बी सेंस्ड इन द मार्केट। और जिसे हम कहते हैं कि के शेप रिकवरी, अगर जो मार्केट में हमने पिछले 1-1.5 साल में ये जो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में जो एक रिकवरी देखी है या सिलेक्टिव रिकवरी देखी है, उसमें बड़ी आसान से हम देख सकते हैं के शेप रिकवरी देखने को मिली है। दैट मीन्स जहां जहां पर हम कंजम्पशन ड्रिवन है, या जहां जहां पर हम देख रहे हैं कि एक रूरल सेक्टर इन्वॉल्व है, लोअर मिडिल क्लास इन्वॉल्व है, या मिडिल क्लास इन्वॉल्व है, वहां पर आई थिंक जो एक क्योंकि वेजेस नहीं बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन अभी भी बरकरार है, वहां पर रिकवरी देखने को नहीं मिली है। सो उसके अंदर आप HUL को डाल सकते हैं, कोलगेट को डाल सकते हैं, ब्रिटानिया को डाल सकते हैं। इवन आप ऑटोमोबाइल्स की भी बात करें, जबकि ऑटोमोबाइल्स के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, बट उसमें भी अगर आप थोड़ा सा थ्रेडबेयर करें, मारुति के को थ्रेडबेयर करें, जो उनकी लोअर रेंज की व्हीकल्स है, दे बीन सेइंग कंसिस्टेंटली कि जो हमारे एल्टोस काइंड ऑफ रेंज है, उसमें हम बिल्कुल मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, एंड दे आर डिफिकल्ट टू सेल एज ऑफ नाउ, जो कि एक रूरल इकोनॉमी को केटर करती है, लोअर मिडिल क्लास को केटर करती है। और जो सेक्टर, जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट इज वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, और हम देख सकते हैं कि जहां जहां बड़ी स्पेंडिंग है, बड़ी स्पेंडिंग में से समथिंग लाइक डिफेंस, अगर हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में कुछ एक कंपनियों ने बहुत अच्छा वेतन किया, तो वहां पर सबसे बड़ा स्पेंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई इन्फ्लेशन बाइट नहीं है, कोई वेजेस की बाइट नहीं है। उसके अलावा हम देख रहे हैं लग्जरी सेगमेंट में, चाहे वो होटल हो, अच्छी हॉस्पिटैलिटी, आई थिंक दे आर गोइंग ओवर द रूफ। हम देख रहे हैं जो एक हायर केटर के जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स स्टॉक्स हैव बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल, बट कौन से हॉस्पिटल स्टॉक जो एक हायर कैटेगरी को केटर कर रहे हैं? ज्वेलरी सेगमेंट, आई थिंक अनदर जो हम देख रहे हैं कि जो हायर सेगमेंट को कैटर कर रहा है, बहुत डार्लिंग ऑफ मार्केट बना हुआ है पिछले 2-4 महीने से, और मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में दिस इज वन सेगमेंट वी हैव आइडेंटिफाइड कि जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो टू सम इट अप, मेरे को लगता है कि जिस तरह की हम केस शेप रिकवरी या उसका इफेक्ट जो एक हायर एंड ऑफ सेक्टर या स्टॉक्स में देख रहे हैं, दैट वुड कंटिन्यू। और जो कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर हैगा, टू नेम समथिंग लाइक कोलगेट, समथिंग लाइक HUL, समथिंग लाइक ब्रिटानिया, मेरे को लगता है कि उसमें अभी भी पिंच बना रहेगा, एंड इट वोंट बी इजी फॉर देम टू sort of आउट परफॉर्म या मे बी इन लाइन परफॉर्म विद द मार्केट। और उसके अंदर अगर हम ऐड कर सकें, से मेरे को लगता है कि इवन से रेगुलर बैंकिंग स्टॉक्स या रेगुलर NBFCs या रेगुलर मेटल स्टॉक्स, मेरे को लगता है इवन दोस कुड बी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल टू अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।